वेलकम टू माय चैनल इग्नूस रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध काल भूसीमांकित राज्यों की उत्पत्ति। इसमें हमने किन किन चीज़ों का उपयोग किया था ये हम बताते हैं। तो इनमें हमने लोहे का उपयोग किया था। ये बौद्ध काल में बताते हैं कि कृषि के विकास में लोहे का उपयोग किया गया था, जैसे फावड़े का उपयोग और फावड़ा और फसल काटने के लिए चाकू और मशीनों का उपयोग किया गया था। कृषि के उत्पादन में भी अलग अलग तरीक़ों के सुधार आया था। कृषि के उत्पादन में भी परिवर्तन किया गया था। तो इसमें हम बताते हैं धर्मसूत्र के अनुसार। सबसे पहले ये आइडिया हमारी आती है धर्मसूत्र के अनुसार। धर्मसूत्र साहित्य, वर्ण विभाजन और संस्थागत असमानता न्यायसंगत बताता है। वे वेश्यों और शूद्रों का उत्पादन का भार था तथा वह राजा के सहायकों और सैन्य कर्मियों, पुरोहितों, विचारकों आदि के भरण पोषण के लिए आवश्यक राजस्व और श्रम प्रदान करता था। बौद्ध धर्म ने भी इनमें से बहुत परिवर्तनों को पहचाना और उनका समर्थन किया। अब आता है कौशल और मगध के अनुसार। कौशल और मगध के अनुसार कहते हैं कि इसमें परिवर्तनों सेना और मंत्रियों का प्रसंग था। अब तीसरी हेडिंग आती है बलि साधक और कराकर। बलि साधक कराकर जैसे अधिकारों की उपस्थिति संकेत देती है कि बलि और कर जैसे शुल्क वसूले जाते थे। और छठी और पाँचवीं ईस्वी तक उत्तर भारत में भूसीमांकित राज्यों का उदय हो गया था। इसके बाद आता है रोमिला थापर के अनुसार। रोमिला थापर कहती हैं वे मानव शास्त्रीय अवधारणाओं जैसे वंशक्रम, समाज, कौटुंबिक अर्थव्यवस्था का उल्लेख करके पदानुक्रम आधारित वर्ण समाज के विकास की व्याख्या करती है। और उनका जोर इस पर है कि राज्य संरचना को परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रियाएं प्रभावित करती है। और वे कहती हैं कि वैदिक काल में साहित्य में वंशानुक्रम शब्दों जैसे गोत्र, ब्रज आदि का उल्लेख है। इसके बाद आती है चौथी हेडिंग वंशानुगत श्रेष्ठता के आधारित थी। पैतृक वंश के सिद्धांतों पर भी राज्य ने अपना शक्ति को मजबूत किया। इसके अंत की शुद्धता का दावा करने के लिए साजाती विवाह पर भी बल दिया गया। इस प्रकार विशिष्टता की श्रेष्ठता पर भी ध्यान रखा गया। और पर्वतीय वैदिक काल की ओर संक्रमण के साथ वशिष्ठ कनिष्ठ वंशों के सदस्यों में अधिक स्पष्ट हो गया। पर्वतीय वैदिक काल में वंशक्रम संगठन के विघटन और आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने का श्रेय कौटुंबिक अर्थव्यवस्था जैसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्भाव को दिया गया था। उसके बाद पाँचवीं हेडिंग आती है साहित्य में समुदाय में विभाजन भी किया गया था। साहित्य के समुदाय में विभाजन के प्रसंग मिलते हैं। इस प्रकार प्रवृत्तियाँ कृषि प्रसार की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, कृषकों की गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। और वंशक्रम समाज, जटिल समाज, राज्य तक के संक्रमण को कौटुंबिक अर्थव्यवस्था के ढांचे को अंततः समझा जा सकता है। इसमें बौद्धों का उदय भी हुआ था। इस काल में बौद्धों का उदय भी हुआ था और बौद्धों ने बौद्धों को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। और इस काल में मगध के राजा अजातशत्रु और अशोक मौर्य ने भी बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्धों को भी राजाओं ने संरक्षण दिया, तो इसमें कौन से राजा ने संरक्षण दिया, इसमें ये भी बताया गया कि अजातशत्रु ने और अशोक मौर्य ने बौद्धों को संरक्षण, उनकी सुरक्षा और वज्जी और मल जैसी गणराज्यों को शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्यों की ओर संक्रमण की प्रक्रिया धीमी थी क्योंकि भूमि पर क्षत्रियों का साझा स्वामित्व था। और इस काल में पशु बलि पर भी जोर दिया जाता था। बौद्धों ने पशु बलियों को मना करने के लिए कहा था। पशु बलियों अनुष्ठानों पर उन पर प्रतिबंध बोला गया था। वैदिक काल के अनुष्ठानों, पशु बलियों और भोग जैसी परंपराओं को आसानी से छोड़ नहीं पाए थे, जो शक्तिशाली राजाओं के उदय में बाधक थी। कौशल के अतिरिक्त मगध गंगा की ओर हल्की ढलान वाली भूमि, उपजाऊ मिट्टी थी। यहाँ पर कृषि का विकास था। यहाँ नदियाँ, क्योंकि यहाँ पर बांध भी थे, नदियाँ भी थी। और कौन कौन सी नदियाँ थी ये ज़रूर लिखना। नदियाँ थी सोनक, गंडक। और यहाँ पे वर्षा का उपयोग भी किया जाता था। खाद्यान्नों के उत्पादन भी थे। राजमहल, पर्वत श्रेणियों के वनों में इमारती लकड़ियों का भी उपलब्ध किया जाता। यहाँ पर हाथियों के प्राकृतिक निवास स्थल भी मिलते हैं। मगध का दक्षिण पर व्यापार मार्ग पर नियंत्रण था और गंगा के दक्षिण तट पर भी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।